गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपना किरदार दुनिया के इस खूबसूरत रंगमंच पर इस तरीके से निभाओ कि पर्दा गिर जाए तो भी तालियां बजती रहे, क्योंकि शिद्दत के साथ किया गया सजदा कभी भी शर्मिंदा नहीं होता है। इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अब स्टार्ट करते हैं हमारा ब्रह्मास्त्र पेपर नंबर 4, जिसको आप ग्रामेटिकल बेस पर बहुत अच्छा एनालाइज करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा प्रेजेंटेशन पसंद आ रहा होगा, और इसी उम्मीद के साथ ये प्रेजेंटेशन लेकर आए कि ये प्रेजेंटेशन आपके आने वाले इम्पेंडिंग एग्जाम में माइलस्टोन साबित हो और आप द हाईएस्ट मार्क्स लेकर वापस आएँ। यू मस्ट कम विथ फ्लाइंग कलर्स। ये हमारी शुभकामनाएं हैं, ये हमारा आशीर्वाद है आपके लिए, लेकिन उस पर सब कुछ निर्भर करता है आपकी मेहनत पर। यदि आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं चल रही है तो आशीर्वाद भी काम नहीं करता, वो भी फेल हो जाता है। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा ब्रह्मास्त्र पेपर नंबर 4। एनालाइज करते हैं, आपको भेज दिया था। आपके कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत हैं, आइए मैच करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या ग्रामेटिकल फंडामेंटल है, पहले क्वेश्चन का एनालाइज करें। मिस्टर आनंद इज प्लानिंग टू सेटल इन दिल्ली एज सुन एज ही इन अगस्त नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर सारी जो कहानी है वो एज सुन एज के पास है। आपका जो ग्रामेटिकल फंडामेंटल है वो एज सुन एज के पास है कि एज सुन एज के बाद क्या आएगा। मिस्टर आनंद प्लानिंग कर रहे हैं दिल्ली में सेटल होने की जब वो अगले अगस्त में रिटायर हो जाएंगे। आपको पढ़ना तो ऐसा है, अगले अगस्त में रिटायर्ड हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे सर विल रिटायर इज द राइट आंसर। नो, विल रिटायर इज नॉट राइट आंसर। योर आंसर इज रिटायर्स। आपका आंसर क्या आएगा, रिटायर्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एज सुन एज के बाद ये आपका कीवर्ड है। एज सुन एज के बाद बोलेंगे फ्यूचर, लिखेंगे प्रेजेंट। याद रखना है आपको। एज सुन एज दो ग्रामर लेकर आता है। एक तो एज सुन एज के मध्य पॉजिटिव डिग्री ही आती है, कंपेरेटिव डिग्री नहीं आती। पहला क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे कहता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आएगा, रिटायर्स आएगा, कि जैसे ही वो अगले माह में रिटायर हो जाएंगे। तो आपका रिटायर्स आएगा। आपका रिटायर सही आंसर है, विल रिटायर गलत होगा। यदि आपने विल रिटायर आंसर किया है तो आपका आंसर गलत है। राम आस्क वेदर आइदर ऑफ द सिस्टर्स एट होम। राम ने पूछा कि कोई सी तो बहन घर पर है ना। यहाँ पर जो सारी कहानी है वो आइदर पर है। आपको कुछ नहीं देखना, आइदर के पास जाना है, उसकी ग्रामर अप्लाई करनी है कि आइदर की ग्रामर क्या कहती है। आइदर के साथ कौन सी वर्ब आएगी। सिस्टर्स को वर्ब के लिए आपको चयन नहीं करना है। यहाँ पर जो आपकी ग्रामर आएगी वो आइदर के अकॉर्डिंग आएगी। आइदर के साथ यहाँ पर जो है सिंगुलर वर्ब आती है, यहाँ पर वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। यदि आपने सिस्टर्स को देखकर वर्ब लगाई है तो आपका ग्रामेटिकल फंडामेंटल गलत है। आइदर के पास आइए। आइदर के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आती है। आइदर के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आती है। आइदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, इसलिए यहाँ पर वाज आएगा, वर नहीं आएगा। इस सेंटेंस में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, और वाक्य आपका पास्ट में है इसलिए वाज आएगा, नहीं तो इस भी ऑप्शन हो सकता था। इसके कारण पास्ट आएगा और इसके कारण सिंगुलर वर्ब आएगी। केवल दो वर्ड्स को देखना है, पूरे सेंटेंस को नहीं पढ़ना है। तो जिसका वाज आंसर सही है वो अपने आप को नंबर देने में पूरी तरह सक्षम है, अदरवाइज प्रॉब्लम है आपके साथ। नो सूनर रियलाइज्ड हिज ब्लंडर देन ही बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर। जैसे उसने महसूस किया अपनी गलती को, वैसे ही उसने जो है एक सही मेजर लेना चालू कर दिया, मतलब सही दिशा में बढ़ गया। नो सूनर की ग्रामर क्या कहती है, वो यदि आपसे अप्लाई हो गई तो यू आर इन द राइट डायरेक्शन, अदरवाइज यू आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन। आपको नो सूनर की ग्रामर अप्लाई करनी है। यहाँ पर नो सूनर क्या कहता है, यदि नो सूनर की दो ग्रामर है, एक उसने दे रखी है, एक हमको लगानी है। आंसर नंबर आया हैड ही। हैड ही क्यों आया, उसकी वजह देखिए। नो सूनर क्या कहता है, यदि मेरे से वाक्य शुरू होगा तो आपको इन्वर्जन फॉलो करना पड़ेगा। इन्वर्जन का मतलब है हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। दो ऑप्शन है, डिड, लेकिन डिड के साथ V1 आता है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन रह गया आपका, हैड के बाद आपका V3 आएगा, हैड ही आएगा, हैड ही रियलाइज्ड। ये पहली ग्रामर जो आज का क्वेश्चन है। दूसरी ग्रामर क्या कहती है, नो सूनर वाक्य में आ गया तो कंजक्शन देन आएगा।
तो एग्जाम यदि नो सूनर से आपका वाक्य शुरू होता है तो आपके ग्रामर के 2 पॉइंट पर फोकस करना है। पहला, हेल्पिंग वर्ब पहले आनी चाहिए और दूसरा कंजक्शन देन आना चाहिए। इसके बाहर नो सूनर से स्टार्ट होने वाला कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं फिर कहता हूँ ग्रामर को फोकस करिए। द पग्नेशियस फैमिलीज लिविंग इन द एवेन्यू पार्क फॉर लास्ट 10 ईयर्स। पग्नेशियस का मतलब लड़ाकू। इसके 10 वर्ड लेंगे वक्त आने पर, अभी वोकैब सेक्शन आपका सेक्शन ही नहीं है। लड़ाकू जो परिवार है वह गुलमोहर मार्ग में लास्ट 10 ईयर से रह रहा है। जाइए, यहाँ पर समय दे दिया। समय में आपको पता है मैंने रूम नंबर 4, 8 और 12 बताया था, तो 4 और 8, 12 में से कौन सा यहाँ पर मौजूद है उसको पकड़ लो, बाकी को सबको जाने दो। 4 मौजूद है, 8 मौजूद है, 12 मौजूद है। यहाँ पर चौथा मौजूद है, हैव बीन आएगा। क्यों हैव बीन आएगा? क्योंकि इससे समय दे रखा है, इसलिए हैव बीन आएगा। हैव बीन आंसर क्यों आएगा? क्योंकि समय दे रखा है। यदि यहाँ हैव बीन नहीं, ये नहीं होता, लास्ट 10 ईयर नहीं होता, तो क्या आंसर आता फ्रेंड्स? यहाँ पर आर आंसर आता। दो ही ऑप्शन आएंगे, या तो आर आएगा या हैव बीन आएगा। समय दे रखा है तो हैव बीन आएगा रूम नंबर 4, समय नहीं दे रखा है तो रूम नंबर 2। खुद की गणित, खुद की मैथमेटिक्स, खुद की ग्रामर खुद सेट करो, कोई नहीं आएगा अपन को। द ब्लैंक स्पेस ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन द परेड ग्राउंड। परेड ग्राउंड में जो मीटिंग हुई थी उसको इतने लोगों ने अटेंड किया। द 3000 आएगा, 3000 आएगा, 3000 आएगा, द 3000 आएगा। तो पहला और चौथा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 2 3 4 5 से पहले द कभी आता नहीं है। फर्स्ट और फोर्थ को तो जाने दो, 3000 होता नहीं है, इसलिए थर्ड भी चला गया, एलिमिनेशन कर दो। 3000 इज द राइट आंसर। यहाँ पर 3000 क्यों आया? क्योंकि 1 2 3 4 5 से पहले 3 आता नहीं है। क्वेश्चन बना लिया कि 1 2 3 से पहले द आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। दो ऑप्शन गए, जाने दो। 3000 होता नहीं है, इसलिए ले दे के 3000 बच गया। दे वेंट विद द शर्मास टू ए मूवी कॉल्ड ओ माई गॉड। वो शर्मा परिवार के साथ ओ माई गॉड देखने गए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। शर्माज के साथ क्या आर्टिकल आएगा? आएगा तो क्यों आएगा? नहीं आएगा तो क्यों आएगा? वजह ये शर्माज क्या है, क्यों आर्टिकल आएगा? शर्माज यहाँ पर बहुवचन है, उपनाम आपका बहुवचन में है। उपनाम बहुवचन में है तो वो पूरे परिवार को व्यक्त करता है। पूरे परिवार को व्यक्त करने के कारण शर्माज, गुप्ताज, सिंह जो भी हैं द लेकर आएंगे। यहाँ पर द आएगा, यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स? द लेकर आएगा। इसमें थोड़ी सी कहानी और खोल देता हूँ मैं। किसी का नाम है राम शर्मा, ग्रामर यहाँ से ढूंढ लिया आपको। किसी का नाम है राम शर्मा, क्या शर्मा के साथ आर्टिकल आएगा? नहीं आएगा। शर्माज के साथ आर्टिकल द आएगा। क्या राम के साथ आर्टिकल आएगा? प्रॉपर नाउन है, नहीं आएगा। लेकिन ये राम जब किसी की तुलना करेगा, तुलना करते हुए आएगा तो द आएगा। जब ये राम किसी को गुण बताएगा तो ए आएगा। ये लो सारी कहानी मैंने राम शर्मा भी क्रिएट कर दी, राम शर्मा में सारी कहानी क्रिएट कर दी। इस राम शर्मा में आर्टिकल आएगा भी और नहीं भी आएगा। बिना कॉपी किताब के आपको राम शर्मा में पूरी मैंने पिक्चराइजेशन कर दिया। ऐसे पिक्चराइजेशन से कहानी जल्दी समझ में आती है और बहुत देर तक समझ में आती है। नेक्स्ट आइए। ए कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वन, द ह्यूमन बॉडी। एक कंप्यूटर वायरस उसी तरीके से काम करता है जैसा ह्यूमन बॉडी में, बायोलॉजिकल उसी तरीके काम जैसे ह्यूमन बॉडी में वो इन्वेड कर गया हो, घुस गया हो। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना वो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखना है। ए कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वन। यहाँ पर वायरस तक के क्वेश्चन को पढ़ना है, आगे के क्वेश्चन को, आगे की चीज़ को पढ़ना ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है? आंसर डॉटरिंग करने लग जाएगा। आंसर क्या करेगा? डॉटरिंग। यहाँ इस तक छोड़ दो, कंप्यूटर वायरस। आगे के सेंटेंस को पढ़ना ही नहीं है, क्यों? ये हमारे मतलब का ही नहीं है। कंप्यूटर वायरस के साथ रिलेटिव प्रोनाउन विच आता है, निर्जीव संज्ञाओं के लिए विच आएगा। ये आपका सिंगुलर है इसलिए V5 आएगा। इन्वेड्स, आंसर नहीं देखना, आंसर बनाना है। इन्वेड्स, विच इन्वेड्स। वर्ग से लेकर वन तक के वाक्य को पढ़ना ही नहीं है, ये परेशान करने के लिए आया है, आपको आंसर देने के लिए नहीं आया। एक कंप्यूटर वायरस विच इन्वेड्स द ह्यूमन बॉडी। विच क्यों आया? रिलेटिव प्रोनाउन है। इन्वेड्स क्यों आया? क्योंकि इधर सिंगुलर है, तो विच से पहले जो होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी, से आंसर विच इन्वेड्स आएगा। शी रन हार्डर एंड जंप, खाली जगह देन द रेस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट। वो बहुत मेहनत से भागी और बाकी कंटेस्टेंट के बजाय ज़्यादा दूरी पर कूदी। दूरी के लिए आ रहा है, देन आ गया। देन आ गया तो कंपेरेटिव डिग्री आना लाजमी है, इसलिए द फारदेस्ट को तो बाय बाय कर दो। द फार्दर आएगा, फर्दर आएगा या फार्दर आएगा, अभी भी आपका क्वेश्चन जिंदा है।
द फार्दर तो कब आता है और खाली फार्दर कब आता है, यहाँ दोनों में से कौन सा आएगा या फर्दर आएगा, मुझे नहीं पता आपने क्या आंसर दिया है, लेकिन का आंसर फार्दर होगा। द फार्दर का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ फार की कंपेरेटिव डिग्री आएगी फार्दर, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। देन के साथ सिर्फ फार्दर आएगा, यहाँ पर फार की कंपेरेटिव डिग्री आएगी फार्दर। फर्दर क्या होता है के अतिरिक्त, फार्दर क्या होता है फार की कंपेरेटिव डिग्री, तो यहाँ पर आपका फार्दर आएगा, दूरी के लिए आ रहा है इसलिए फार्दर आएगा, सीधी सी कहानी है। नेक्स्ट आ जाइए, ये आपके एग्जेक्टिव में से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। डोंट थिंक यू कैन डिसीव मी, यू डिड माई ब्रदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपने क्या आंसर दिया है मुझे नहीं पता, और क्यों दिया है मुझे नहीं पता। विदाउट ग्रामर कंसेप्ट आंसर दिया है तो प्लीज मत देना। डू यू थिंक यू कैन डिसीव मी, क्या सोचते हो कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो, जैसे तुम्हारे भाई ने मुझे दिया था। एज आएगा, सो आएगा, हेंस आएगा या लाइक आएगा, आएगा तो क्यों आएगा। क्या आंसर दिया, यदि आपने आंसर लाइक दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल बिल्कुल गलत है। सो और हेंस दिया है तो उससे भी गलत है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका एज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एज के बाद ग्रामर कहती है, मैं नहीं कहता, ग्रामर कहती है एज के बाद एक पूरा वाक्य आता है, जैसे तुम्हारे भाई ने दिया था तुम भी मुझे वैसे ही धोखा दे सकते हो, तो एज यू डिड माई ब्रदर आएगा, जैसे एक पूरा वाक्य है। और लाइक में क्या कारण है, लाइक में आपका केवल शब्द आते हैं कि मैं आपका ऐसे सम्मान करता हूँ मेरे भाई की तरह, तो आई एस्टीम यू लाइक माई ब्रदर, ये एज और लाइक में अंतर है। इफ एनी ऑफ द गेस्ट टू लीव बिफोर द पार्टी इज ओवर, शो हिम द डोर क्वाइटली। इतना लंबा चौड़ा पढ़ना नहीं है, आपकी जो आंसर है वो तो फर्स्ट में इतना लंबा पढ़ के टाइम क्यों खराब करें। इफ एनी ऑफ द गेस्ट, यहाँ पर जो आपकी गेस्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आर चूजिंग कभी नहीं आएगी, क्योंकि एनपीएन रूल फॉलो हो रहा है। आपकी वर्ब एनी के अकॉर्डिंग आएगी, एनपीएन रूल को फॉलो करो। एनी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब है चूजे, सेकंड इज द राइट आंसर। एनपीएन रूल पर कल भी एक क्वेश्चन था, आज भी एक क्वेश्चन है, यहाँ पर चूजेस क्यों आया, इफ एनी क्या आया, इसके बाद वाले वाक्य को पढ़ना ही नहीं, क्यों पढ़कर टाइम खराब करें, टाइम खराब होगा, इससे बढ़िया है ना वो टाइम आप किसी और क्वेश्चन को दें। एनी के साथ B5 आएगा, सीधा सीधा पता है, एनी के साथ B5 का यूज होगा। आइए नेक्स्ट सेक्शन, बहुत अच्छा। टर्न टर्टल, रोहित शेट्टी की फिल्मों को याद कर लो, वो कारों को भिड़वाता रहता है, पहिए ऊपर और छत नीचे। बस कलाइडेड विद ए ट्री, एक बस उससे टकराई पेड़ से, एंड टर्न टर्टल, पहिए ऊपर हो गए छत नीचे हो गई। कलाइड के साथ प्रपोजिशन विथ आएगा, कलाइड विथ का मतलब टकरा जाना, फ्रेजल वर्ब है। रैम के साथ इनटू आएगा, मतलब किसी के बच्छेड़ मारना, प्योर मारवाड़ी में बोल रहा हूँ। रैम के साथ इनटू आएगा, कलाइड के साथ विथ आएगा। दो क्वेश्चन और बता दिए मैंने आपको, और इसका आंसर आएगा ओवरटर्न। ओवरटर्न का मतलब पलट जाना। रोहित शेट्टी की कोई भी फिल्में देखो तो उसको तो शौक है कार को पलटी करवाने का। पहिए ऊपर छत नीचे, टर्न टर्टल, आंसर ओवरटर्न, दोनों में से कोई क्वेश्चन पलट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, टर्न ए डेफ ईयर, डेफ का मतलब बहरा, टर्न का मतलब बहरे कानों से सुनना। पुलिस स्टेशन जाता है एक आम आदमी, बोले साहब FIR लॉन्च कर लो, लॉन्च कर लो, वो FIR लॉन्च नहीं करते हैं, सुना अनसुना कर देते हैं, फिर वो 156(3) में आता है। आप लोग के स्टूडेंट हैं तो इस कहानी को बहुत अच्छा सा समझते हैं, इस्तिगासा लगाता है वो, 156(3) में वापस भेजता है वो। तो टर्न ए डेफ ईयर, सुना अनसुना करना। बच्चों को कहते हैं पानी पिला दो, वो डोरेमोन में डूबे रहते हैं, कंप्यूटर में डूबे रहते हैं, टर्न ए डेफ ईयर। आंसर सीधा सीधा इसने घुमा के दिया है, पे नो हीड, कोई ध्यान ना देना। कई बार क्या होता है, आपको अर्थ तो पता होता है लेकिन आपको आंसर का पता मैच नहीं होता। पे नो हीड का मतलब सुना सुना करना, कोई ध्यान ना देना। तो टर्न ए डेफ ईयर, एक कान के हाथ लगाओ, टर्न ए डेफ ईयर करो, दूसरे को भी काम में लेंगे। वो आएगा लैंड एन ईयर, किसी की बात को बहुत ध्यान से सुनना। उसी पुलिस वाले को 10,000 दे दो, वो लैंड एन ईयर करेगा। उसी पुलिस वाले को 1 रुपया मत दो, वो टर्न ए डेफ ईयर करेगा। कहानी खत्म, नई कहानी शुरू। टू कट माई टीथ ऑन, एक बच्चे के जब दांत आते हैं तो वो कोई भी चीज़ चबाने की कोशिश करता है, यानी वो चबाने का एक्सपीरियंस लेता है बिना दांतों के, वो चबाने का एक्सपीरियंस करता है। जैसे बच्चे के दांत आने वाले होते हैं, सब इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं और देखते हैं। तो कट माई टीथ ऑन, एक फ्रेशर एडवोकेट है, वो LLB करता है, जाते ही वो किसी सीनियर एडवोकेट को ज्वाइन करता है। सीनियर एडवोकेट उसको पैसा नहीं देता लेकिन एक्सपीरियंस तो देता है ना। तो कट माई टीथ ऑन का मतलब होता है अनुभव प्राप्त करना। बच्चे के दांत आते हैं, वो चीज़ चबाता है, काटने का प्रयत्न करता है, गेन एक्सपीरियंस को कहते हैं टू कट माई टीथ ऑन।
और प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक जूनियर लॉयर एलएलबी धारक सीनियर लॉयर को ज्वाइन करता है, वो उसको 1 टका भी दे देता, 1 पैनी भी दे देता, लेकिन 5 साल में वो एक्सपीरियंस गेन करके खुद सीनियर लॉयर बन जाता है। यही वक्त का तकाजा है, यही समय की कहानी है, ये ऑर्डर ऑफ द डे है। गेट ऑन माई नर्व्स, बिना पूछे कोई भी आपका कंप्यूटर, कोई भी आपका लैपटॉप जो है टेम्पर विथ कर रहा है, छेड़ाछाड़ी कर रहा है, बिना आपका परमिशन लिए कोई आपकी गर्लफ्रेंड से बातचीत कर रहा है, क्या गुजरेगी? गुस्सा आएगा, बहुत तेज गुस्सा आएगा, वही कहानी है। उस कहानी पर है गेट ऑन माई नर्व्स का मतलब गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, क्रोधित हो जाना, क्योंकि बिना पूछे आपका कंप्यूटर लैपटॉप को टेम्पर विथ किया है। टेम्पर विथ का मतलब छेड़ाछाड़ी करना, टेम्पर के साथ विथ आएगा। आपकी गर्लफ्रेंड से बिना पूछे किसी ने पूछ लिया, देखो क्या होती है तकलीफ, वो तकलीफ आपकी इस फ्रेज में कन्वर्ट कर देते हैं। एनोस भी, नाराज कर देना उस लड़के से जिससे आपकी दोस्ती, आप बोलना ही बंद कर दोगे। कहानी कहाँ पैदा हो गई? गेट ऑन माई नर्व्स। सीधी सी कहानी है, समझ में आ गई? कहानी समझ दी, आंसर नहीं समझना। कहानी समझ में आ गई, सब कुछ समझ में आ गया। ब्रीथिंग डाउन इज नेक, बहुत अच्छी। आपने एक फिल्म देखी साउथ इंडियन की, ध्रुवा, उसमें वो जो विलेन होता है वो हीरो के पुलिस इंस्पेक्टर की चिप लगा देता है अंदर ही, तो पुलिस इंस्पेक्टर जो भी करता है उस विलेन को पता चल जाता है। समझ में आ गई मेरी कहानी? यानी ब्रीथिंग डाउन द नेक, कोई आपकी नेक के नीचे ब्रीथिंग कर रहा है। एक बॉस है, वो अपने जूनियर को देख रहा है। एक एसपी एसएचओ की गतिविधियां देख रहा है। एक फादर अपनी औलादों की गतिविधियां देख रहा है। तो वो जो चिप लगाता है वो उसकी सारी गतिविधियां पता लगता है कि कहाँ जाएगा, कैसे पता चलेगा, क्योंकि उससे वो ब्रीथिंग डाउन द नेक कर रहा है, उसके नेक के नीचे ब्रीथिंग कर रहा है, उसकी गतिविधियों को बहुत अच्छे से क्लोज से देख रहा है। वॉचिंग ऑल हिज एक्शन क्लोजली, तो इसका ब्रीथिंग डाउन दिस नेक हो जाएगा। फ्रेंड्स फिर कह रहा हूं, जब तक कहानी समझ में नहीं आएगी आपका पेपर पर हाथ लगाना बिल्कुल बेकार है। रटकर क्रैमिंग करके किताबों को हाथ में लेके आप पेपर को क्रैक नहीं कर सकते। ये मेरा फ्रेंडली सजेशन है आपके लिए, क्योंकि किताबों में डेड नॉलेज होती है और डेड नॉलेज आपका करियर कभी जिंदा नहीं कर सकती। ये माइंड कर लेना, लिख लेना, प्रिंट कर लेना। डेड नॉलेज लेकर जा रहे हो तो डेड रिजल्ट लेकर आओगे, जिंदा नॉलेज लेकर जा रहे हो तो जिंदा नॉलेज लेकर आओगे। कहानी समझ में आ गई, सीधी सी बात है। तो आपकी फ्रेज क्या मुश्किल है? कोई आपके नेक के नीचे ब्रीथिंग कर रहा है, यानी कि आपकी एक एक गतिविधि को देख रहा है वो, कि ये क्या करेगा। ध्रुवा फिल्म को देख लेना, फ्रेज समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट, ए मैन ऑफ लेटर्स, पढ़ा लिखा आदमी जो है लेटर लिख सकता है। जैसे अब तो सब पढ़े लिखे हैं, पुराने जमाने में लेटर लिखने के पैसे देते थे लोग, लेटर लिख, लेटर पढ़, वो कुछ भी पढ़ देता था, कुछ भी लिख देता था, कई फिल्मों में देखा है। मैन ऑफ लेटर्स, शेक्सपियर को याद कर लो, रविन्द्रनाथ टैगोर को याद कर लो, अरुंधति राय को याद कर लो, सेटेरिक जितने भी राइटर हैं, खुशवंत सिंह को याद कर लो, ये सब मैन ऑफ लेटर। चेतन भगत है, ये भी मैन ऑफ लेटर्स है, बहुत अच्छा लिखते हैं ये, आज इनका लिखना दुनिया पढ़ती है। तो मैन ऑफ लेटर्स का मतलब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक विद्वान व्यक्ति, एक स्कॉलर व्यक्ति, एक साहित्यिक आत्म प्रवीण व्यक्ति को मैन ऑफ लेटर्स कहते हैं। जो मैंने इतने एग्जाम्पल दिए वो इसी के उदाहरण है। प्रोफेसर इन लिटरेरी आर्ट मैन ऑफ लेटर्स कहलाएगा, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, विद्वान है। कई औरतें भी हुई जो विद्वान थी, कई इंसान भी है जो विद्वान है, आज के ज़माने में भी, तब के ज़माने में भी। बहुत विद्वान इंसान को, साहित्यिक आदमी में इंटेलिजेंट अलग आएगा, उसको ग्रे सेल्स में कन्वर्ट करेंगे, विद्वान है, इसका साहित्यिक लिटरेचर में बहुत रुचि है। कुमार विश्वास है, डॉक्टर कुमार विश्वास है, साहित्य की अपने आप में एक प्रतिमा है, एक एपिटॉम है। कोई डॉक्टर कुमार विश्वास है, वो आज का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो साहित्यिक व्यक्ति हैं। डॉक्टर मोहरी बुहन है, एक साहित्यिक व्यक्ति हैं। इन सबको देखो तो हार्ट एंड सोल, हार्ट यानी दिल, सोल मतलब आत्मा। मीराबाई डेवोशन में डूबी थी तो हार्ट एंड सोल डूबी थी। उन्होंने जहर के प्याले को भी अमृत समझ के पिया था। इससे बड़ा डेवोशन और क्या होगा, इससे बड़ा डेडिकेशन और क्या होगा। अरुंधति राय, अरुणिमा सिन्हा चढ़ गई पहाड़ पर हार्ट एंड सोल के कारण, जबकि दोनों एम्प्यूटी थी वो, लेकिन चढ़ गई वो। ये जलजला, ये जज्बा आपको भी क्रिएट करना है। हार्ट एंड सोल, पढ़ाई में डूबना है, दिखावटी की बतौर नहीं। हार्ट एंड सोल का मतलब जी जान से, हार्ट एंड सोल का मतलब तन मन से आंसर लेकर जाएगा फर्स्ट, वेरी सीरियसली एंड सिंसियरली। डूब जाओ आप भी, आप रटो मत, पढ़ाई को कितना ही भी कर लो, कुछ नहीं। और मैं फिर कहता हूं जितना नॉलेज लेकर जाओ, यू विथ कम विथ फ्लाइंग कलर, यू विल टेक द केक, यू विल टेक द बिस्किट। बड़ी हुई नॉलेज लेकर जाओगे, किताबों से पढ़ोगे, वो आपके ब्रेन तक पहुंच ही नहीं रही है। तो ब्रेन तक जब खून सप्लाई नहीं होता तो कोमा आ जाता है, नॉलेज सप्लाई नहीं हो गई तो करियर को कोमा आ जाएगा। मर्जी आपकी है, क्योंकि करियर आपका है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की रूप क्वेश्चन नंबर 18। टू क्लियर द एयर, दो पड़ोसियों में बड़ी जबरदस्त लड़ाई है, लेकिन बैठे बातचीत की, टेबल टॉक की, मामले को सुलझा लिया। क्लियर द एयर,
आंधी चल रही है, भयंकर आंधी, आगे दिख ही नहीं रही, कुछ नहीं दिख रहा, कार ड्राइव नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद आंधी भी थमी, धूल भी हट गई, क्लियर द एयर हो गया। तो आपका आंसर जाएगा क्लियर द एयर का मतलब होता है आपका तनाव मुक्त हो जाना, रिमूव टेंशन। थर्ड इज द राइट आंसर। पहले चीज को समझो, उसके बाद अटेम्प्ट करो। आप चीज को समझोगे नहीं, डायरेक्ट अटेम्प्ट करोगे तो कैसे चलेगा काम। पहले उसका और तो बनाइए, आप सिनेरियो तो बनाइए, आप क्या मेरा मकसद है, क्या मेरा मोटिव है और कैसे मैं अपने गोल को अचीव करूंगा। आप तो उतर गए, सबने फॉर्म भरा है, हम भी फॉर्म भर देते हैं, इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। क्यों इस बार क्यों सिलेक्शन हो जाएगा, वजह ढूंढो आप, किस बात के कारण आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, वजह क्या है। सिलेक्शन एग्जाम से पहले होता है, एग्जाम के बाद कभी सिलेक्शन नहीं होता, एग्जाम के बाद सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। सिलेक्शन एग्जाम से पहले होता है, यस मेरा सिलेक्शन होगा, आई विल बी सिलेक्टेड। किताबें फाड़ के फेंक दो सारी की सारी, आई विल सिलेक्टेड, दोबारा कभी किताब के हाथ नहीं लगाऊंगा, वो होता है कॉन्फिडेंस, इस बार तो हो जाएगा, स्वामी बोलिए, फलाना बोला है, सब फालतू की बातें। तो क्लियर द एयर इज क्लियर, रिमूव द टेंशन। लड़ाई झगड़ा था, बातचीत की, सुलझाया, टेबल टॉक किया, मैटर खत्म। नेक्स्ट की तरफ आइए, मुझे स्पीड भी पसंद है, एक्यूरेसी भी पसंद है। मेक ए किलिंग, गैम्बल में कौन बनेगा करोड़पति में, ये हो सकता है, जुआ में हो सकता है, मेक ए किलिंग, अच्छी नौकरी करके नहीं हो सकता है, सीधी सी बात है। मेक ए किलिंग का मतलब होता है कोई भी मान लो बूचर है, कसाई है, जानवर को क्यों काटता है, क्या उसको शौक है, क्या हॉबी है, क्या क्यों काटता है जानवर को, क्यों, उसे पैसा कमाना है। तो मेक ए किलिंग अपने आप ही आ गया, किल से कोई लेना देना नहीं इसका। साइंस में जाओ, उसकी गहराई में जाओ, कौन बनेगा करोड़पति में बैठे थे तो एक पैसा नहीं था, जीत गए, करोड़ों रुपए आ गए। गैम्बल खेलने बैठे, स्पेकुलेशन में खेलने बैठे, सब कुछ जीत गए, तो मेक ए किलिंग है। सब कुछ हार गए तो इसका दूसरा फ्रेज तैयार करेंगे, पुट ऑल द एग इन ए सिंगल बास्केट, सब कुछ दांव पर लगा दिया यार, हार गए हम तो कंगाल हो गए। तो मेक ए किलिंग आइए आज, जब बहुत जल्दी पैसे वाला बनना, मेक मनी क्विकली, बहुत जल्दी पैसे वाला बनना। क्यों, क्योंकि आपने जुआ खेला है, आप कौन बनेगा करोड़पति पर हैं, आपने घोड़े पर रेस पर पैसे लगाए हैं, आपने लॉटरी पर पैसे लगाए हैं, या तो रोड पर आएंगे तय बात है, या करोड़पति बन जाएंगे। आज हम करोड़पति बनते हैं, रोड पर अगली बार आएंगे। क्लियर। और आज का क्वेश्चन नंबर 20 आपका आग बरसाता हुआ आ रहा है, टू चू द कार्ड। चू द कार्ड आपको करना है, गीता के उपदेश पढ़े, भगवान कृष्ण को पढ़ा, लॉर्ड कृष्णा को पढ़ा, लेकिन पढ़ने से क्या होता है, यदा यदा ही धर्मस्य को पढ़ने से क्या होता है, जीवन में उतारना पड़ेगा। एक सीधा सा डायलॉग, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, वो राजी हो जाते हैं, खुश करो, फल की इच्छा नहीं करोगे तो जरूर कहां से पैदा होगा। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, बिल्कुल मत करो, फल पे एकाधिकार करो, ये कहती है गीता, ना कि ये कहती है कि फल की इच्छा मत करो, उस पर एकाधिकार करो, फर्स्ट रैंक मेरी, बाकी बचा कुचा तुम्हारा, ये होता है कर्मण्यवादी कारस्ते। लोग बोलते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो फिर एग्जाम ही को दे रहे हो, फल तो कहना नहीं निगेटिव आऊंगा, फिर फल की इच्छा मत करो, जुनून कहां से आएगा आप में, नहीं आएगा। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, रिजल्ट में एकाधिकार कर लो, ये कहती है गीता, ये कहते हैं भगवान कृष्ण। अरे मैंने भी चक्कर उठाया था विध्वंस करने के लिए, मैंने भी बांसुरी बजाई थी, तो आप भी सफलता की वो बांसुरी बजाओ कि सफलता खुद चल कर आए। आपको सफलता के पास नहीं जाना है, आपके पास ब्लूप्रिंट है नहीं, एस्पिरिंट मोटिवेशन है नहीं, उतर जाते हैं। बुरा मत मानना, सब फॉर्म भरे, हम भी फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म क्यों भर रहे हैं पहले वो तय कर लो। फॉर्म के भी दो रिजल्ट है, सफलता के लिए, असफलता के लिए। एक सफलता की तैयारी होती है, एक असफलता की तैयारी होती है, आप कौन सी तैयारी कर रहे हैं सोच लेना। तो क्या करती गाय, गाय क्या करती है, खड़ाकर 4 रोटी दो आप, खट से खा जाती है, खा जाती है ना, बिल्कुल, फिर आराम से बैठकर बहुत ही शांत दिमाग से वापस जुगाली करती है। तो कण कहते हैं डाइजेस्टिव भोजन, चूका मतलब उसे चबाना, तो चूका कण का मतलब उसने जो खाया उसको वापस वो धीरे धीरे बड़े आराम से वो जुगाली कर रही है, उसकी फैशन होती है, बड़ी सुंदर लगती है वो जुगाली करते हुए, बहुत विश्व सुंदरी लगती है जुगाली करते हुए, आप देखना बड़े प्यार से। तो जुगाली करती है तो चूदा कण कहलाती है। तो आपका आंसर क्या आएगा, थिंक डीपली, बहुत गहराई से सोचना, बहुत अच्छे से सोचना। आपने भी नोट्स पढ़े, पेपर पढ़ा, अब आप क्या करेंगे, खाली समय को 3-4 बार इस कैसेट को चूदा कट करेंगे, यानी बार बार दोहराएंगे, ठंडे मन से सोचेंगे, डीपली सोचेंगे। तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 20 टेस्ट सीरीज ब्रह्मास्त्र नंबर 4। यदि आपको ये प्लेटफॉर्म अपने लिए माइलस्टोन साबित होता हुआ नजर आए तो आप इस प्लेटफॉर्म को बहुत भयानक तरीके से यूज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, कल शाम को फिर 5 बजे आपके सामने हाजिर होते हैं अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।